पिछले लेक्चर में हम लोग ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ स्ट्रेस देखे थे। तो नॉर्मल स्ट्रेस, शियर स्ट्रेस, प्रिंसिपल स्ट्रेस, प्रिंसिपल प्लेन, ये सबका फॉर्मूला देखे थे हम लोग, कैसे निकालते हैं प्रिंसिपल प्लेन। ठीक है, और हम लोग ये भी देखे थे कि कैसे हम लोग स्ट्रेस जो होता है नॉर्मल स्ट्रेस और शियर स्ट्रेस किसी भी पॉइंट पे अलग अलग डायरेक्शन पे उसको सर्कल से कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो आज हम लोग वही मोहर सर्कल के बारे में देखेंगे। ठीक है, मोहर सर्कल के बारे में ही आगे देखेंगे। ठीक है, हम लोग देख रहे हैं ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ स्ट्रेस। तो पिछले लेक्चर में देखे थे हम लोग कि स्ट्रेस जो है, स्टेट ऑफ स्ट्रेस इन अ पॉइंट इन अ बॉडी कैन बी एक्सप्रेस्ड एज पॉइंट ऑन द सर्कमफरेंस ऑफ सर्कल। पॉइंट के रूप में रिप्रेजेंट किया जाता है। अब दिस कॉन्सेप्ट, ये जो पीथा लेवल चैप्टर में हम लोग कॉन्सेप्ट जो पढ़े थे मोहर सर्कल वाला, ये कोई क्वेश्चन भी निकाले थे, सिग्मा एक्स डैश माइनस सिग्मा एवरेज का स्क्वायर प्लस टाउ एक्स वाई का स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर, जहाँ पर आर का एक था मेरा मैक्सिमम शियर स्ट्रेस, आर का वैल्यू इतना था अंडर रूट ऑफ सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई बाई 2 का स्क्वायर प्लस टाउ एक्स वाई का स्क्वायर, ऐसा था, अंडर रूट पूरा में था। ठीक है, जिसको रिप्रेजेंट किए थे हम लोग यहाँ अंडर रूट ऑफ टाउ एक्स डैश वाई डैश, इसको सर्कल में रिप्रेजेंट किए थे। अब वो जो मोहर सर्कल का कॉन्सेप्ट है उसको यूज करते हैं ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ स्ट्रेस के लिए। ठीक है, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ स्ट्रेस क्या बताए थे कि यहाँ पे लिखा हुआ डेफिनेशन भी, दैट इज बाय यूजिंग द नॉन स्ट्रेस का यूज करके और ऑन टू परपेंडिकुलर प्लेन कैलकुलेशन ऑफ स्ट्रेस ऑन अदर प्लेन्स। ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ स्ट्रेस मतलब क्या होता है कि दो परपेंडिकुलर प्लेन में हम लोग को स्ट्रेस मालूम रहता है, उसका यूज करके हम लोग निकालते हैं बाकी दूसरा प्लेन में स्ट्रेस। ठीक है, एक पॉइंट पे कैसे रिप्रेजेंट करते हैं स्ट्रेस को भी बताए थे हम पिछले लेक्चर में। अभी हम लोग मोहर सर्कल के बारे में बात करेंगे। मोहर सर्कल का यूज करके कैसे हम लोग ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ स्ट्रेस करते हैं उसका बात करेंगे। ठीक है, तो साइन कन्वेंशन क्या होगा मेरा मोहर सर्कल ड्रॉ करते समय? तो टेंशन को पॉजिटिव लेंगे हम लोग, कंप्रेशन को नेगेटिव लेंगे। ठीक है, शियर जो है, जो कि शियर प्रोड्यूसिंग क्लॉकवाइज मूवमेंट अबाउट सेंटर ऑफ द एलिमेंट इज टेकन एज पॉजिटिव। ठीक है, ऐसा शियर जो क्लॉकवाइज मूवमेंट प्रोड्यूस करेगा उसको पॉजिटिव लेंगे, और शियर प्रोड्यूसिंग एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट अबाउट द सेंटर ऑफ एलिमेंट इज टेकन एज नेगेटिव। ठीक है, कैसे लेंगे? ये समझ लीजिए, ये मेरा सेक्शन है, शियर है, शियर है। अगर ये शियर कैसे रोटेट करने की कोशिश कर रहा है, दोनों मिलकर इस सेंटर के अबाउट, ये भी क्लॉकवाइज रोटेट करने की कोशिश कर रहा है सेंटर के अबाउट, और ये जो शियर है वो भी क्लॉकवाइज रोटेट करने की कोशिश कर रहा है सेंटर के अबाउट। तो यहाँ पे पॉजिटिव लेंगे। ठीक है, ये पॉजिटिव वाला केस है। और नेगेटिव क्या होगा? ये मेरा नेगेटिव है, ये मेरा नेगेटिव है। ये सेंटर के अबाउट एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन करने की कोशिश कर रहा है, तो ये मेरा नेगेटिव है। शियर प्रोड्यूसिंग एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट अबाउट द सेंटर ऑफ एलिमेंट इज टेकन एज नेगेटिव, नेगेटिव। ठीक है, ठीक है, आगे देखते हैं एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट का प्रोड्यूस करने की कोशिश कर रहा है। पिछला लेक्चर में भी हम लोग साइन कन्वेंशन देखे थे, उसमें अलग तरीका का ये साइन कन्वेंशन जो अभी हम लोग देख रहे हैं, उन पिछला लेक्चर में जो देखे थे वो न्यूमेरिकल बनाने के लिए साइन कन्वेंशन है। ये साइन कन्वेंशन मोहर सर्कल ड्रॉ करने के लिए है। पिछला लेक्चर में जो देखे थे साइन कन्वेंशन, उससे कंफ्यूज मत करिएगा। उसमें हम लोग इसको इस पूरा केस को पॉजिटिव ले रहे थे, पूरा केस को, इस पूरा केस को पॉजिटिव ले रहे थे। इसमें हम लोग सिर्फ ऊपर वाला इस केस को, ये वाला केस जो अभी ये डायग्राम ड्रॉ किए, इसको हम लोग पॉजिटिव ले रहे हैं और इसको नेगेटिव ले रहे हैं। तो ये एक ही स्ट्रेस कंडीशन में ये दोनों आएगा, दोनों केस आएगा शियर का, ये केस दोनों केस शियर का आएगा। ठीक है, अभी कैसे यूज करेंगे इसको ये भी देखेंगे तो और ज्यादा समझ में आएगा। ये जो साइन कन्वेंशन अभी बताए हैं वो मोहर सर्कल के लिए बता रहे हैं, मोहर सर्कल ड्रॉ करने के लिए साइन कन्वेंशन बता रहे हैं। ठीक है, और पिछला था न्यू फॉर्मूला भी लगाने के लिए साइन कन्वेंशन था, पिछला लेक्चर में जो साइन कन्वेंशन देखे थे। ठीक है, तो ये मान लीजिए कि कोई भी पॉइंट पे स्ट्रेस है, उसको हम लोग इस तरह से रिप्रेजेंट किए हैं। ठीक है, ये वाला हम इसका बात करें, कोई भी पॉइंट पे स्ट्रेस को, कोई बॉडी में स्ट्रेस लग रहा था,
फोर्स लग रहा था, फोर्स की वजह से स्ट्रेस जनरेट हुआ, तो उसको हम लोग इस तरीके से रिप्रेजेंट किए। ठीक है, इस तरीके से रिप्रेजेंट किए कि एक्स डायरेक्शन में सिग्मा एक्स है, वाई डायरेक्शन में सिग्मा वाई है, और शियर स्ट्रेस मेरा कितना है, टाउ एक्स वाई है, टाउ एक्स वाई है। तो यहाँ दो प्लेन है मेरा, एक प्लेन वन है, प्लेन वन, और एक मेरा प्लेन टू है। प्लेन वन जो है वो एक्स एक्सिस के परपेंडिकुलर है, प्लेन टू वाई एक्सिस के परपेंडिकुलर है। अभी ऊपर जो हम लोग साइन कन्वेंशन पढ़े थे, उस साइन कन्वेंशन के हिसाब से हम लोग देखते हैं कि प्लेन वन को हम लोग किस तरह प्लॉट करेंगे मोहर सर्कल में। तो प्लेन सॉरी फेस वन को किस तरह प्लॉट करेंगे, तो ये टेंशन है, हम लोग बोले थे टेंशन को पॉजिटिव लेंगे, तो सिग्मा एक्स मेरा क्या पॉजिटिव बनेगा, सिग्मा एक्स कॉमा ये जो मेरा मोमेंट है शियर का, वो कैसे रोटेट करने की कोशिश कर रहा है फेज वन का, एंटी क्लॉकवाइज, तो इसका हो जाएगा माइनस टाउ एक्स वाई, माइनस टाउ एक्स वाई। और फेज टू का कैसे होगा, फेज टू का यहाँ पे फेज टू का लिखते हैं, फेज टू का कैसे होगा, फेज टू का यहाँ पे ये सिग्मा वाई कैसा है, सिग्मा वाई है मेरा टेंशन, तो हो गया मेरा पॉजिटिव, प्लस लिखे। और मोमेंट कैसे रोटेट करने की कोशिश कर रहा है प्लेन टू का, फेज टू का क्लॉकवाइज, तो प्लस लेंगे, प्लस टाउ एक्स वाई। ठीक है, ऐसा मेरा पॉइंट बनेगा। तो देखिए हम लोग ये जो मेरा दो पॉइंट आया उसको कैसे प्लॉट किए हम लोग मोहर सर्कल में, देखिए कैसे प्लॉट किए हैं। ये वाला, ये मेरा पॉइंट जो है, ये मेरा पॉइंट फेस वन को रिप्रेजेंट कर रहा है, फेस वन को, और ये मेरा पॉइंट जो है, ये मेरा पॉइंट जो है, ये मेरा फेस टू को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, ठीक है। अब मान लीजिए कोई भी थीटा एंगल पे हमको निकालना था, थीटा एंगल पे क्या निकालना था हमको, थीटा एंगल पे हमको निकालना था स्ट्रेस, नॉर्मल स्ट्रेस। तो हम लोग क्या करेंगे, मोहर सर्कल में टू थीटा एंगल मूव कर जाएंगे, मोहर सर्कल में टू थीटा एंगल, पिछला भी लेक्चर में बताए थे, टू थीटा एंगल पे चले जाएंगे। यहाँ पे एंटी क्लॉकवाइज मूव किए थे, एक्स एक्सिस से एक्स डैश एक्सिस थीटा एंगल पे है एंटी क्लॉकवाइज, तो हम लोग टू थीटा एंगल क्या बोलते हैं उस लाइन से मूव कर जाएंगे, वो स्ट्रेट लाइन से जो ज्वाइन कर रहा है सिग्मा एक्स कॉमा टाउ एक्स वाई वाला जो डायमीटर है, डायमीटर वाला लाइन से टू थीटा एंगल मूव कर जाएंगे। तो मेरा आ जाएगा उस प्लेन में, एक्स डैश प्लेन में मेरा आ जाएगा नॉर्मल स्ट्रेस, शियर स्ट्रेस। एक्स डैश प्लेन में मेरा नॉर्मल स्ट्रेस और शियर स्ट्रेस आ जाएगा, उसको पॉइंट सी से रिप्रेजेंट किए। ये वाला केस को हम लोग पॉइंट सी से रिप्रेजेंट किए। इस प्लेन का नाम है प्लेन 3 और ये प्लेन 4 है, तो ये जस्ट उसका उल्टा में है, उसका। तो दोनों के बीच में ये जो प्लेन 1 और प्लेन 2 के बीच में एंगल है वो 90 डिग्री का एंगल है, प्लेन 1 और प्लेन 2 के बीच में 90 डिग्री का एंगल है, इसलिए मोहर सर्कल में दोनों के बीच में कितना का एंगल है, 180 डिग्री का एंगल है, 180 डिग्री का। इसलिए स्ट्रेट लाइन से दोनों एक दूसरे का अपोजिट है, ये 180 डिग्री है, 180 डिग्री, ये वाला 180 डिग्री। ठीक है, इसलिए अपोजिट में है वो एक दूसरे से। ठीक है, अब मान लीजिए कि आपको कोई भी पॉइंट पे स्ट्रेस दिया हुआ है, किसी भी पॉइंट पे स्ट्रेस दिया गया है और आपको मोहर सर्कल ज्वाइन करना है। जैसे मान लीजिए हम ये आपके पास है कि आपको कोई भी एक रेक्टेंगुलर किसी भी पॉइंट पे आप रेक्टेंगुलर एलिमेंट आपको दिया हुआ है और उसको स्ट्रेस दिया हुआ है, सिग्मा एक्स दिया हुआ है, सिग्मा एक्स, और दूसरा पॉइंट पे सिग्मा वाई दिया हुआ है, सिग्मा वाई। दूसरा फेस पे, सॉरी पॉइंट तो सेम है, फेस अलग अलग फेस पे अलग अलग है, या फिर बोले अलग अलग प्लेन पे, ये एक्स प्लेन है, ये वाई प्लेन है, तो वाई प्लेन पे अलग है। ठीक है, और शियर स्ट्रेस मेरा टाउ एक्स वाई ऐसा दिया हुआ है आपको, ऐसा दिया हुआ है, आपको मोहर सर्कल ड्रॉ करना है, आपको खुद अपने हाथ से ड्रॉ करना है। तो कैसे ड्रॉ करेंगे, तो देखिए हम लोग क्या करेंगे, पहले इस फेस को उठाएंगे, ये वाला फेस को, इस फेस को उठाएंगे, इसका नाम दे देंगे फेस 1, ये फेस 1 है, ये मेरा फेस 2 है। ठीक है, ये मेरा फेस 2 है, ये मेरा फेस 1 है। फेस कैसे बताया प्लॉट करने के लिए, फेस 1 लिखेंगे, फेस 1 पे स्ट्रेस कितना लिखेंगे, सिग्मा एक्स लिखेंगे, कॉमा एंटी क्लॉकवाइज है तो माइनस हो जाएगा, माइनस टाउ एक्स वाई, सिग्मा एक्स पॉजिटिव था क्योंकि टेंसाइल था। फेज 2 पे क्या हो जाएगा, फेज 2 पे सिग्मा वाई, और क्लॉकवाइज है तो कॉमा टाउ एक्स वाई, अब इसको क्या करेंगे हम लोग, ये जो मेरा दो पॉइंट आया उसको प्लॉट करेंगे हम लोग, कैसे प्लॉट करेंगे, ये मेरा सिग्मा एक्सिस है और ये मेरा टाउ एक्सिस है, ये पॉइंट को प्लॉट करेंगे, कितना आएगा, सिग्मा एक्स कॉमा माइनस टाउ एक्स वाई है, सिग्मा एक्स माइनस तो कुछ वैल्यू आएगा, मान लीजिए नीचे में आएगा क्योंकि नेगेटिव है टाउ एक्स वाई का वैल्यू, और ये मेरा सिग्मा वाई कॉमा ये मेरा कितना है, ये मेरा सिग्मा वाई कॉमा टाउ एक्स वाई है, तो ये मेरा कहीं यहाँ पे आएगा, मान लीजिए यहाँ पे। तो क्या करेंगे, दोनों वैल्यू दोनों को हम प्लॉट कर दिए, दोनों पॉइंट को इसको प्लॉट किए, ये कितना है मेरा सिग्मा एक्स कॉमा माइनस टाउ एक्स वाई,
ये मेरा कोई पॉइंट आया सिग्मा वाई कॉमा टाउ एक्स वाई। अब क्या करेंगे, दोनों को स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन कर देंगे। दोनों ये दोनों प्लेन जो था, ये पॉइंट 1 वाला जो प्लेन है, पॉइंट 1 वाला जो प्लेन है, पॉइंट 2 वाला जो प्लेन है, वो एक दूसरे का क्या है, परपेंडिकुलर है। क्या है, एक दूसरे का परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर है। ठीक है, तो परपेंडिकुलर होने की वजह से हम लोग को यहाँ पे सेंटर मिल जाएगा। सेंटर ये हो जाएगा सेंटर ऑफ द मोहर सर्कल। इसको सेंटर मान के दोनों पॉइंट को ज्वाइन करते हुए ऐसे सर्कल ड्रॉ कर देंगे। सर्कल अच्छा नहीं ड्रॉ पा रहा है, सर्कल ड्रॉ कर देंगे तो यही हो जाएगा मेरा मोहर सर्कल। और दोनों के बीच में कितना एंगल होगा, 180 डिग्री का होगा, क्योंकि यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल है, यहाँ पे 90 है, तो मोहर सर्कल में कितना होगा, डबल हो जाता है, डबल 2 टाइम्स हो जाता है, तो 180 डिग्री होगा। ठीक है, अब देख लेते हैं रूल्स। यही रूल्स लिखा हुआ है। क्या रूल्स है कि प्लॉट पॉइंट्स हैविंग कोऑर्डिनेट सिग्मा एक्स कोमा टाउ एक्स वाई फेस 1 फॉर फेस 1 एंड सिग्मा वाई कोमा टाउ एक्स वाई फॉर फेस 2। ठीक है, इस तरह से प्लॉट कर देंगे सिग्मा टाउ एक्सिस में, सिग्मा टाउ एक्सिस में जॉइन द पॉइंट्स जस्ट प्लॉटेड बाय ए स्ट्रेट लाइन, बाय स्ट्रेट लाइन। दिस लाइन इज द डायमीटर ऑफ द सर्कल हुज सेंटर इज ऑन सिग्मा टाउ सिग्मा एक्सिस। जिसका एक्स कहाँ पे आया सेंटर, सेंटर में सिग्मा एक्सिस पे आया। सेंटर कहाँ पे आया, ये सिग्मा एक्सिस में। अगला है, अब नोट करना है, नोट दैट लाइन जॉइनिंग द 2 पॉइंट्स, नोट दैट लाइन जॉइनिंग द 2 पॉइंट्स will be diameter only when only the 2 points correspond to the faces which are perpendicular to each other। अच्छा, अभी हम बताए थे कि ये कब होगा मेरा, ये जो है मेरा सेंटर कब होगा, जब ये दोनों परपेंडिकुलर होगा, ये दोनों जो फेस है वो परपेंडिकुलर होगा, एक दूसरे से परपेंडिकुलर होगा। अगर परपेंडिकुलर नहीं होगा तो नहीं होगा वो सेंटर। ठीक है, तो अब नहीं होगा, पर नहीं है तो उसको इसमें क्या करेंगे, कैसे पता करेंगे। मान लीजिए कि दोनों के बीच 90 डिग्री नहीं है, तो कैसे करेंगे, तो इफ द 2 planes the traces of which have been plotted are not perpendicular to each other। दोनों जो प्लेन हम लोग लिए हैं स्ट्रेस ड्रॉ करने के लिए वो परपेंडिकुलर नहीं है each other से, then to get the center of the circle a perpendicular bisector is drawn to the line joining the 2 points। intersection of this line, intersection of this perpendicular bisector with the sigma axis is the center of the circle। क्या बोल रहा है बताते हैं, क्या बोल रहा है बताते हैं। जैसे मान लीजिए इस तरह का केस है, इस तरह का केस है, इसमें क्या है, ये जो प्लेन है, ये जो प्लेन है, ये प्लेन है, और इस प्लेन के बीच में एंगल 90 डिग्री का नहीं है, नहीं है 90 डिग्री का, कुछ है एंगल, कुछ भी एंगल है, कुछ भी। और दोनों एक्सिस के बीच में भी एंगल 90 डिग्री का नहीं है, दोनों एक्सिस के बीच में भी एंगल 90 डिग्री का नहीं है। कितना एंगल है एक्सिस के बीच में, एक्सिस के बीच में कितना एंगल है, प्लेन के बीच में अगर 90 डिग्री होता तो एक्सिस के बीच में भी 90 डिग्री होता। कितना है, मान लीजिए कुछ भी एंगल है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, इसको अलग कलर से कर देते हैं, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में कुछ भी एंगल है, फाई मान लीजिए एंगल है, फाई एंगल है, फाई एंगल है, यहाँ पे फाई एंगल है, तो कैसे होगा, कैसे होगा, तो हम लोग इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में इसका मान लीजिए कोई फेस का नाम है, कुछ भी फेस का कुछ भी नाम है, फेस का मेरा कुछ भी नाम है, ये फेस का मान लीजिए कुछ भी नाम है, तो ये पॉइंट आ जाएगा मेरा, ये पॉइंट मेरा क्या आएगा, यहाँ पे मेरा पॉइंट क्या आएगा, यहाँ मेरा पॉइंट आ जाएगा, यहाँ मेरा पॉइंट आ जाएगा सिग्मा 1 कॉमा माइनस टाउ, और यहाँ पे जो आ जाएगा वो कितना आएगा, सिग्मा 2 कॉमा प्लस टाउ, प्लस टाउ। तो दोनों पॉइंट को पहले हम लोग प्लॉट कर लेंगे, दोनों पॉइंट को हम लोग पहले प्लॉट कर लेंगे, सिग्मा 1 कॉमा माइनस टाउ और सिग्मा 2 कॉमा प्लस टाउ। दोनों पॉइंट को प्लॉट, दोनों को स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन कर देंगे, दोनों को स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन कर देंगे, और उसका स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन करने के बाद उसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाएंगे। पहले बाइसेक्टर निकालेंगे फिर परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, तो उससे मेरा सेंटर ऑफ द मोहर सर्कल आ जाएगा, वही लिखा हुआ था यहाँ पे, उससे मेरा सेंटर ऑफ द मोहर सर्कल आ जाएगा, उससे मेरा सेंटर ऑफ द मोहर सर्कल आ जाएगा। फिर सेंटर को लेकर ज्वाइन कर देंगे, ये सेंटर है मेरा, सर्कल अच्छा से फिर नहीं बना, सर्कल अच्छा से नहीं बना पाए, सर्कल अच्छा से नहीं बना, तो वही लिखा हुआ है यहाँ पे। फिर से एक बार पढ़ लेते हैं कि इफ द 2 planes on planes the traces of which have been plotted, the traces of which have been plotted are not perpendicular to each other, then to get the center of the circle a perpendicular bisector is drawn to the line joining the 2 points। intersection of this perpendicular bisector with the sigma axis is the center of the circle। तो उसी का जो इंटरसेक्शन है उसको ही यहाँ पे दिखाया है, उस चीज को ही यहाँ पे दिखाया है, उस चीज को यहाँ पे दिखाया है, ये जो ड्राइंग बनाया है उसी के लिए बना है। ये वाला पहला मेरा पॉइंट है, ये वाला मेरा ये वाला पॉइंट है, ये वाला सिग्मा कोमा, ये वाला मेरा दूसरा पॉइंट है। यहाँ पे नहीं मिल पाया था हमको, क्या वो नहीं मिल पाया था
सेंटर नहीं मिला था कि दोनों एक दूसरे से परपेंडिकुलर नहीं था, तो ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हम लोग बनाए, यहाँ पे जाके कट किया। अब इस प्लेन और इस प्लेन के बीच में कितना एंगल होगा, यहाँ पे कितना एंगल था, फाइव था, ये वाला हो जाएगा 2 फाइव, क्योंकि हमको पता चलता है कि यहाँ से अगर हम लोग 5 एंगल रहता है तो यहाँ पे कितना हो जाता है, 2 5 हो जाता है, डबल हो जाता है मोहर सर्कल में आके। ठीक है, ठीक है। अब इसको देखिए, यहाँ पे ये अल्फा डायरेक्शन बोला है, इसको ई डायरेक्शन को अल्फा डायरेक्शन, ई एक्सिस को अल्फा डायरेक्शन बोला है, और इस एक्सिस को बीटा डायरेक्शन बोला है। अल्फा एक्सिस और बीटा एक्सिस के बीच में डायरेक्शन 5 है, तो मोहर सर्कल में अल्फा के और बीटा के बीच में कितना एंगल हो गया, 2 5 हो गया, 2 5 हो गया। ठीक है, ठीक है। आगे देखते हैं, आगे क्या बोलता है कि एज द डिफरेंट प्लेन्स आर पास्ड थ्रू द सिलेक्टेड पॉइंट। अच्छा, सिलेक्टेड पॉइंट इन द स्ट्रेस बॉडी, द नॉर्मल स्ट्रेस एंड शियरिंग स्ट्रेस कंपोनेंट ऑन दिस प्लेन्स आर रिप्रेजेंटेड बाय कोऑर्डिनेट्स। अच्छा, अब अगर हम लोग को अलग अलग प्लेन में निकालना है स्ट्रेस, अलग अलग प्लेन में स्ट्रेस निकालना है, तो एक बार हम लोग मोहर सर्कल प्लॉट कर लिए तो मोहर सर्कल ही हमको अलग अलग प्लेन में स्ट्रेस दे देगा। यही बोल रहा है लास्ट वाला मेरा अगला पॉइंट कि ये जो हम लोग बनाते हैं, हम लोग जो बनाते हैं ये जो हम लोग बनाते हैं, ये हम लोग क्या बनाते हैं, ये जो बनाते हैं हम लोग, ये जो बनाते हैं हम लोग, ये हम लोग किसी भी पॉइंट पे पॉइंट का रहता है, पॉइंट का स्ट्रेस रहता है कोई पर्टिकुलर डायरेक्शन में, जैसे सिग्मा एक्स बनाते हैं, सिग्मा वाई बनाते हैं, सिग्मा वाई बनाते हैं। तो ये क्या रहता है, ये किसी भी पॉइंट का रहता है, किसी भी पॉइंट का रहता है स्ट्रेस, किसी भी पॉइंट पे, ठीक है, पर्टिकुलर प्लेन पे। लेकिन अगर इस पॉइंट का मान लीजिए कोई बॉडी है उसमें कुछ फोर्स लग रहा है, तो इस कोई पर्टिकुलर दो अलग अलग टाइप का मान लीजिए फोर्स लग रहा है, ये F1 हो गया, इधर से F1, इधर से F2। तो इस पर्टिकुलर पॉइंट में कोई पर्टिकुलर डायरेक्शन में ये स्ट्रेस है, तो इसका अलग अलग प्लेन पे हमको स्ट्रेस निकालना है, इस पॉइंट का अलग अलग प्लेन पे, अलग अलग प्लेन पे। तो क्या करेंगे हम लोग, मोहर सर्कल से डायरेक्ट निकाल लेंगे। मोहर सर्कल से वही लिखा हुआ है कि एज द डिफरेंट प्लेन्स आर पास्ड थ्रू द सिलेक्टेड पॉइंट्स इन अ स्ट्रेस्ड बॉडी, the normal stress and shearing stress component on these planes are represented by coordinates of the point whose positions shift around the circumference of the Mohr circle। कि अलग अलग जो प्लेन्स पे जो फोर्स होगा उस सिलेक्टेड पॉइंट में, वो मेरा सर्कमफरेंस ऑफ द मोहर सर्कल का पॉइंट है ना, वो बता देगा वहाँ आपका नॉर्मल स्ट्रेस और शेयरिंग स्ट्रेस। ठीक है, ये बोल रहा है। अगला वाला पॉइंट क्या बोल रहा है कि लाइन ज्वाइनिंग द सेंटर ऑफ द मोहर सर्कल to any point on its circumference represent the axis directed normal to the plane, whose stress component are given by coordinate of that point, thus normal to the plane of which sigma x minus tau xy is acting, that is normal to plane 1 is represented by line joining OA। ये क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है कि हम लोग जो मोहर सर्कल में सेंटर को ज्वाइन करके मोहर सर्कल में सेंटर को ज्वाइन करके और कोई भी लाइन ड्रॉ करते हैं, तो वो जो एक्सिस होता है वो क्या रिप्रेजेंट करता है, एक्सिस, ये जो एक्सिस है वो रिप्रेजेंट करता है, जैसे यहाँ पे एक्स डेस एक्सिस दिखाएं, यहाँ पे एक्स एक्सिस दिखाएं, तो एक्स जो एक्सिस है वो क्या है कि जिस ये मतलब सिग्मा एक्स माइनस टॉ एक्स वाई है, सिग्मा एक्स माइनस टॉ एक्स वाई है, वो कौन सा प्लेन पे है, प्लेन 1 पे है। तो प्लेन 1 के परपेंडिकुलर वाला एक्सिस को रिप्रेजेंट करता है, प्लेन 1 के परपेंडिकुलर यहाँ पे कौन सा एक्सिस है, प्लेन 1 के परपेंडिकुलर एक्स एक्सिस है, प्लेन 2 के परपेंडिकुलर कौन सा है, वाई एक्सिस है। तो ये जो लाइन है वो रिप्रेजेंट कर रहा है, क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये लाइन जो रिप्रेजेंट कर रहा है वो वाई एक्सिस को रिप्रेजेंट कर रहा है, वही लिखा हुआ है अगला पॉइंट में। ठीक है, क्या लिखा हुआ है कि लाइन ज्वाइनिंग द सेंटर ऑफ द सर्कल, सेंटर से टू द एनी पॉइंट ऑन इट्स सर्कमफरेंस, कोई भी पॉइंट में, टू द एक्सिस डायरेक्टेड नॉर्मल टू द प्लेन। ठीक है, नॉर्मल टू द प्लेन, कौन सा जो कोई फेस है उसका नॉर्मल को रिप्रेजेंट कर रहा है, नॉर्मल को, हुज स्ट्रेस कंपोनेंट आर गिवन बाय कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट। वो जो सर्कल का जो कोऑर्डिनेट है, सर्कल का कोऑर्डिनेट क्या है, सर्कल का कोऑर्डिनेट है, जैसे यहाँ पे सिग्मा एक्स टाउ एक्स वाई है, ठीक है,
तो इस सिग्मा एक्स ऐसा प्लेन के परपेंडिकुलर को रिप्रेजेंट कर रहा है जिसका सेंटर सिग्मा एक्स कोमा टाउ एक्स वाई है, ठीक है, जिसका परपेंडिकुलर सिग्मा एक्स कोमा टाउ एक्स वाई है। दस नॉर्मल टू द प्लेन ऑफ विच सिग्मा एक्स कोमा टाउ एक्स वाई इज एक्टिंग, दैट इज नॉर्मल टू द प्लेन वन। वहां पे प्लेन वन रिप्रेजेंटेड बाय लाइन ज्वाइनिंग ओ ए, वहां पर नॉर्मल टू द प्लेन, यहाँ ओ ए वाला सेंटर का, ये सेंटर ओ है, ये सेंटर ओ है, ये पॉइंट ए है। तो ए पॉइंट क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ओ ए जो डायरेक्शन है, ओ ए डायरेक्शन ई एक्स डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है, जो कि प्लेन वन का डायरेक्शन है, प्लेन वन का डायरेक्शन है, क्योंकि प्लेन वन में स्ट्रेस सिग्मा एक्स कॉमा टाउ माइनस टाउ एक्स वाई है। तो ये जो डायरेक्शन है ओ ए डायरेक्शन, वो एक्स एक्सिस को रिप्रेजेंट कर रहा है एक तरीके से। अगला पॉइंट वो बोल रहा है, ठीक है, चौथा नंबर पॉइंट। अब लास्ट पॉइंट देखते हैं हम लोग, लास्ट पॉइंट, द एंगल बिटवीन द रेडियाई टू द सिलेक्टेड पॉइंट ऑन मोहर सर्कल इज ट्वाइस द एंगल बिटवीन द नॉर्मल। ठीक है, लास्ट वाला पॉइंट बोल रहा है कि हम लोग दो को पॉइंट लेते हैं मोहर सर्कल में, रेडियाई से सेंटर से ज्वाइन करते हैं, तो वो मेरा ट्वाइस होता है एंगल बिटवीन द नॉर्मल टू द प्लेन सिलेक्टेड रिप्रेजेंटेड बाय दिस पॉइंट। जो रिप्रेजेंट होता है स्क्वायर फॉर्म में, स्क्वायर फॉर्म में जो रिप्रेजेंट होता है उसमें जो एंगल होता है, उसमें जो एंगल होता है उसका ट्वाइस होता है। रोटेशनल सेंस ऑफ दिस प्लेन करस्पॉन्ड टू द रोटेशनल सेंस ऑफ एक्चुअल। ठीक है, तो रोटेशनल सेंस भी सेम होता है, रोटेशनल सेंस सेम होता है। इसका मतलब क्या मतलब बोल रहा है कि अगर इसमें एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करेंगे, इसमें अगर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करेंगे तो इसमें भी हमको एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ही मूव करना पड़ेगा। यहाँ अगर एंटी क्लॉकवाइज में 2 थीटा मूव किए हैं तो इधर भी हमको एंटी क्लॉकवाइज, यहाँ भी हमको एंटी क्लॉकवाइज 2 थीटा मूव करना पड़ेगा। ठीक है, सेम सेंस होगा। ठीक है, मोहर सर्कल समझ में आ गया होगा। आगे हम लोग देखते हैं, आगे हुक्स लॉ देखेंगे हम लोग। अब हम लोग डिफरेंट टाइप्स ऑफ जो भी पढ़े थे पहला चैप्टर में, सारा कंडीशन वो है ना, हम लोग देखेंगे प्लेन स्ट्रेस कंडीशन के लिए। ठीक है, प्लेन स्ट्रेस कंडीशन के लिए सारा कंडीशन को देखेंगे। ठीक है, प्लेन स्ट्रेस कंडीशन में क्या क्या कौन कौन सा स्ट्रेस होता है हम लोग को पता है। ठीक है, क्या क्या होता है प्लेन स्ट्रेस कंडीशन में, मेरा सिग्मा क्या क्या होता है, सिग्मा एक्स होता है, सिग्मा वाई होता है, हम लोग पहले ही स्टार्टिंग में ही देखे थे, टाउ एक्स वाई होता है। ठीक है, उसके अलावा कुछ नहीं होता है। तो इप्सिलॉन एक्स का फॉर्मूला हम लोग पहले भी देख चुके हैं, इप्सिलॉन एक्स का फॉर्मूला पहला ही चैप्टर में। इप्सिलॉन एक्स क्या है, नॉर्मल स्ट्रेस है, ये नॉर्मल स्ट्रेन है, नॉर्मल स्ट्रेन वाई डायरेक्शन में, नॉर्मल स्ट्रेन ये जेड डायरेक्शन में। ठीक है, तो क्या फॉर्मूला देखे थे हम लोग, देखे थे जो पहला चैप्टर में देखे थे कि सिग्मा एक्स बाई ई माइनस म्यू टाइम्स ऑफ सिग्मा वाई बाई ई माइनस म्यू टाइम्स ऑफ सिग्मा जेड बाई ई। लेकिन यहाँ पे सिग्मा जेड तो है नहीं, सिग्मा जेड 0 है, क्योंकि प्लेन स्ट्रेस के लिए बात कर रहे हैं हम लोग, तो प्लेन स्ट्रेस के लिए फॉर्मूला में सिग्मा जेड 0 हो जाएगा। और ये कैसे आया था फॉर्मूला, पहला चैप्टर में बताए थे कि एक्स डायरेक्शन में स्ट्रेस डिवाइड बाई स्ट्रेस बाई एप्सिलॉन, सॉरी स्ट्रेस बाई यंग्स मॉडुलस, और वाई डायरेक्शन में स्ट्रेस की वजह से कैसे एक डायरेक्शन में स्ट्रेस आता है, लेटरल स्ट्रेन। ठीक है, वो सब देखे थे हम लोग, इसको ज़्यादा देखने के नहीं है ना। तो ठीक है, ये फॉर्मूला समझ में आ ही रहा होगा आपको, नहीं समझ आ रहा होगा तो पहला चैप्टर देख सकते हैं जाके, प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल का लेक्चर देख सकते हैं जाके। ठीक है, अच्छा से एक्सप्लेन किया उसमें। ठीक है, ये भी समझ में आ रहा होगा सारा फॉर्मूला। ठीक है, इसमें सिग्मा जेड को 0 कर दिए तो ये वाला आ गया। इसमें क्या आता है मेरा, ऐसे ये होता है मेरा कि एप्सिलॉन जेड होता है कि सिग्मा जेड बाई ई माइनस म्यू टाइम्स ऑफ सिग्मा एक्स बाई ई माइनस म्यू टाइम्स ऑफ सिग्मा वाई बाई ई। ऐसा करके तो इसमें जेड 0 हो गया तो ये वाला आ गया। ठीक है, ये लास्ट फॉर्मूला भी ठीक है। तो इस सबको अगर सिंप्लीफाई करेंगे तो सिग्मा एक्स मेरा क्या आता है, सिग्मा एक्स ई डिवाइड बाई 1 माइनस म्यू स्क्वायर एप्सिलॉन एक्स प्लस म्यू टाइम्स ऑफ एप्सिलॉन वाई 1 माइनस म्यू स्क्वायर, इस तरह सिग्मा वाई आ जाता है। ठीक है, ठीक है, न्यूमेरिकल बनाने में इजी थोड़ा पड़ता है, इसलिए फॉर्मूला याद कर सकते हैं। ठीक है, ठीक है, अब बाकी सब समझ में आ रहा होगा। सिग्मा एक्स क्या है, नॉर्मल स्ट्रेस है, सिग्मा एक्स डायरेक्शन में, नॉर्मल स्ट्रेस वाई डायरेक्शन में, एप्सिलॉन एक्स नॉर्मल स्ट्रेन है, लिख सकते हैं आप, नॉर्मल स्ट्रेन है एक्स डायरेक्शन में, ये नॉर्मल स्ट्रेन है वाई डायरेक्शन में, ये शियर स्ट्रेन है। ठीक है, ठीक है, एप्सिलॉन जेड है नॉर्मल स्ट्रेन इन जेड डायरेक्शन। ठीक है, आगे देखते हैं अब हम लोग, आगे अलग अलग चीज देखते हैं। आगे देखेंगे हम लोग बाई एक्सियल स्ट्रेस, बाई एक्सियल स्ट्रेस कंडीशन। बाई एक्सियल स्ट्रेस मतलब क्या होता है कि सिर्फ सिग्मा एक्स है, सिग्मा एक्स एंड सिग्मा वाई है आर एक्टिंग।
टाउ एक्स वाई जीरो है, टाउ एक्स वाई जीरो है एंड टाउ एक्स वाई बराबर जीरो। ठीक है, ये मेरा क्या हो गया, बाई एक्सियल कंडीशन हो गया। व्हेन ओनली सिग्मा एक्स एंड सिग्मा वाई आर एक्टिंग एंड टाउ एक्स वाई इक्वल टू जीरो हो गया। ठीक है, ये मेरा बाई एक्सियल केस है, बाई एक्सियल केस। ठीक है, तो ऊपर वाला इक्वेशन सेम रहेगा, चेंज नहीं होगा, क्योंकि इसमें पहला वाला जो टर्म है, पहला वाला टर्म है ये वाला देखें इसमें, तो इसमें कहीं पे नहीं आ रहा टाउ का टर्म, इसमें कहीं टाउ का टर्म नहीं आ रहा है, इसमें कहीं टाउ का टर्म नहीं आ रहा है, तो सेम सेम रहेगा। अगर इस इक्वेशन को भी देखें, इस इक्वेशन को भी देखें, इसमें भी कहीं टाउ नहीं आ रहा है, इसमें भी टाउ नहीं आ रहा है, सिर्फ इसमें टाउ आ रहा है। टाउ आ रहा है तो सिर्फ शियर स्ट्रेन जीरो हो जाएगा। ठीक है, शियर स्ट्रेन जीरो होने की वजह से शियर स्ट्रेस सब जीरो हो जाएगा। शियर स्ट्रेस जीरो है तो शियर स्ट्रेन भी जीरो हो जाएगा। ठीक है, तो यही लिखा हुआ है, सेम इक्वेशन एज डिराइव्ड अबव वेर एप्लीकेबल बिकॉज नॉर्मल स्ट्रेस एंड शियर स्ट्रेस आर इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर, एक दूसरे से इंडिपेंडेंट है। ठीक है, यूनिएक्सियल स्ट्रेस मतलब क्या है, सिर्फ सिग्मा एक्स रहेगा और बाकी सिग्मा वाई और टाउ एक्स वाई दोनों जीरो रहेगा। यूनिएक्सियल मतलब सिर्फ एक डायरेक्शन में स्ट्रेस लग रहा है। ठीक है, जो हम लोग यूनिएक्सियल टेंशन लगाते हैं कोई बार में, तो वो यूनिएक्सियल स्ट्रेस का एग्जाम्पल है, यूनिएक्सियल स्ट्रेस। तो उसमें क्या होगा, स्ट्रेन इन नॉर्म एक्स डायरेक्शन, नॉर्मल स्ट्रेन इन एक्स डायरेक्शन सिग्मा एक्स बाई ई हो जाएगा। वही पिछला वाला इक्वेशन में, पिछला वाला इक्वेशन में अगर हम लोग इसी इक्वेशन में अगर सिग्मा वाई को भी जीरो कर दें तो मेरा वही पहला वाला ये फॉर्मूला आ जाएगा, ये फॉर्मूला आ जाएगा। इसमें भी कर दे सिग्मा वाई को जीरो तो फिर आ जाएगा वो फॉर्मूला दोनों में। ठीक है, अगला क्या है, प्योर शियर केस है, प्योर शियर केस। प्योर शियर केस में क्या होगा, सिग्मा एक्स सिग्मा वाई दोनों जीरो होगा, सिर्फ टाउ एक्स वाई होगा। ठीक है, ऐसा मतलब कि अगर बनाए तो किसी भी पॉइंट पे स्ट्रेस का अगर डायग्राम बनाए तो इस तरह बनेगा प्योर शियर केस का डायग्राम। ठीक है, तो मेरा एप्सिलॉन एक्स एप्सिलॉन वाई एप्सिलॉन जेड सब जीरो हो जाएगा, सिर्फ गामा एक्स वाई रहेगा। ठीक है, तो हम लोग अलग अलग केस को देख रहे थे कि अलग अलग केस में क्या मेरा आता है स्ट्रेस। ठीक है, ठीक है, अब वॉल्यूम चेंज प्लेन स्ट्रेस कंडीशन में देख रहे हैं हम लोग वॉल्यूम चेंज के बारे में, मतलब नॉर्मल स्ट्रेन ये सब देख रहे हैं हम लोग। ठीक है, तो प्लेन स्ट्रेस कंडीशन में क्या होता है मेरा, हमको पता है क्या क्या होता है, एग्जिस्ट करता है सिग्मा एक्स सिग्मा वाई और टाउ एक्स वाई, टाउ एक्स वाई। तो मेरा ये फॉर्मूला होता है ओवरऑल के लिए, ओवरऑल के लिए होता है ये फॉर्मूला ओवरऑल के लिए, जब सब कुछ चेक करते रहता है तब सिग्मा एक्स सिग्मा वाई सिग्मा जेड भी, लेकिन प्लेन स्ट्रेस में तो सिग्मा जेड नहीं होगा, तो प्लेन स्ट्रेस के लिए हो जाता है मेरा वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन का फॉर्मूला, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन का फॉर्मूला ये हो जाता है। ठीक है, बाईएक्सियल केस में क्या होता है, टाउ एक्स वाई जीरो होता है, तो फॉर्मूला सेम फॉर्मूला रहेगा जो ऊपर वाला है, क्योंकि टाउ एक्स वाई तो इस फॉर्मूला में आ नहीं रहा है, टाउ एक्स वाई नहीं आ रहा है इस फॉर्मूला में, तो सेम फॉर्मूला रहेगा एप्सिलॉन भी का। ठीक है, तो इन यूनिएक्सियल केस सिग्मा वाई जीरो हो जाएगा, सिग्मा वाई जीरो हो जाएगा तो ये फॉर्मूला चेंज होकर इसमें आ जाएगा, ये फॉर्मूला एप्सिलॉन भी का ये फॉर्मूला हो जाएगा, इसमें सिग्मा वाई को जीरो करेंगे तब। प्योर शियर केस में सिग्मा एक्स सिग्मा वाई दोनों जीरो हो जाएगा तो एप्सिलॉन भी जीरो हो जाएगा। तो इससे हम लोगों को बहुत बड़ा नोट करने वाला पॉइंट मिला। नोट क्या नोट करने वाला पॉइंट है कि शियर स्ट्रेन ओनली लीड्स टू डिस्टॉर्शन ऑफ एलिमेंट, इट डज नॉट लीड टू, ये एमसीक्यू में बहुत ज़्यादा मतलब ये चीज़ है ना, एमसीक्यू में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है कि शियर स्ट्रेन मान लो और कोई चीज़ में लगाएंगे, कोई चीज़ में लग रहा है तो क्या उसमें वॉल्यूम चेंज आएगा, तो नहीं आता है वॉल्यूम चेंज। ये बहुत ज़्यादा नोट करने वाला बात है कि कोई वॉल्यूम चेंज नहीं आता है। नॉर्मल स्ट्रेस ऑन द अदर हैंड लीड्स टू वॉल्यूम चेंज, नॉर्मल स्ट्रेस वॉल्यूम चेंज करवाता है लेकिन शियर स्ट्रेन वॉल्यूम चेंज नहीं करवाता है। ठीक है, अगला हम लोग स्ट्रेन एनर्जी के बारे में देख रहे हैं। तो स्ट्रेन एनर्जी हम लोग अब पहले जनरल देखेंगे, फिर प्लेन स्ट्रेस कंडीशन के बारे में देखेंगे। तो जनरली हमको पता है ये होता है मेरा स्ट्रेन एनर्जी। कैसा आया ये फॉर्मूला, पहला चैप्टर में थोड़ा बहुत डिस्कस किए थे, उसी से आया। पहले चैप्टर में क्या डिस्कस किए थे हम लोग, पहला चैप्टर या पिछला चैप्टर में भी बोल सकते हैं कि पिछला चैप्टर में डिस्कस किए थे कि जो मेरा एनर्जी होता है, एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम जिसको हम लोग बोल रहे हैं, वो क्या होता है, हाफ इंटू स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन होता है, हाफ इंटू स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन। तो देखिए एक्स डायरेक्शन में मेरा कितना है, मेरा जो एक्स डायरेक्शन में मेरा कितना एनर्जी है, तो हाफ इंटू स्ट्रेस इंटू नॉर्मल स्ट्रेस इंटू नॉर्मल स्ट्रेन। वाई डायरेक्शन में हाफ इंटू नॉर्मल स्ट्रेस इंटू नॉर्मल स्ट्रेन। जेड डायरेक्शन में हाफ, हाफ को बाहर निकाल दिए हैं, यहाँ पे हाफ बाहर निकला हुआ है, हाफ यहाँ ब्रैकेट लगा हुआ है। ठीक है, तो वाई डायरेक्शन में मेरा सिग्मा वाई इंटू एप्सिलॉन वाई नॉर्मल स्ट्रेस इंटू नॉर्मल, जेड डायरेक्शन में नॉर्मल स्ट्रेस, फिर हाफ इंटू शियर स्ट्रेस इंटू शियर स्ट्रेन, हाफ इंटू
शियर स्ट्रेस इंटू एक्स वाई प्लेन में, वाई जेड प्लेन में और जेड एक्स प्लेन में। ठीक है, तो ये मेरा स्ट्रेन एनर्जी हो गया। प्लेन स्ट्रेस कंडीशन में क्या क्या एग्जिस्ट करता है, सिग्मा एक्स सिग्मा वाई और टाउ एक्स वाई, सिग्मा एक्स सिग्मा वाई और टाउ एक्स वाई। ठीक है, तो अगर स्ट्रेन एनर्जी हम लोग लिखे प्लेन स्ट्रेस कंडीशन के लिए तो सिर्फ नॉर्मल स्ट्रेस को देख रहे हैं। अगर सिर्फ नॉर्मल स्ट्रेस को, तो नॉर्मल स्ट्रेस को U1 बोल दिया गया, स्ट्रेन एनर्जी ड्यू टू नॉर्मल स्ट्रेस। नॉर्मल स्ट्रेस को U1 बोला गया है, तो मेरा क्या है नॉर्मल स्ट्रेस के लिए सिग्मा एक्स इंटू इप्सिलॉन एक्स इंटू सिग्मा वाई इंटू इप्सिलॉन वाई, स्ट्रेन एनर्जी ड्यू टू शियर स्ट्रेस। शियर स्ट्रेस कहता है U2 बोलते हैं इसको, U2 क्योंकि हाफ इंटू शियर स्ट्रेस इंटू शियर स्ट्रेन बाई 2। ठीक है, ये सब पर यूनिट वॉल्यूम है सारा। हाफ इंटू स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन वाला जो होता है वो स्ट्रेन एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम होता है। टोटल का बात करें तो यही फॉर्मूला हो जाएगा। वो तो ऊपर वाला फॉर्मूला में भी अगर जीरो बैठा देते हैं, सिग्मा एक्स, इस फॉर्मूला में भी अगर क्या बोलते हैं आप जीरो बैठा देते हैं, किसको जीरो बैठाते हैं, सिग्मा जेड को जीरो बैठाते हैं, टाउ वाई जेड को और टाउ जेड एक्स को जीरो बैठाते हैं, तो वही फॉर्मूला आ जाता है एकदम नीचे वाला फॉर्मूला, ये वाला मैं निकल के आ जाता है। ठीक है, तो नॉर्मल ही प्लेन स्ट्रेस कंडीशन में स्ट्रेन एनर्जी देख लिए। सिर्फ अगर प्रिंसिपल प्लेन मान लीजिए, प्रिंसिपल स्ट्रेस है, मान लीजिए प्रिंसिपल स्ट्रेस है। प्रिंसिपल स्ट्रेस के केस में हमको पता है कि शियर स्ट्रेस क्या होता है, जीरो होता है। पिछले लेक्चर में देखे थे प्रिंसिपल स्ट्रेस कंडीशन में शियर स्ट्रेस जीरो होता है, पिछला लेक्चर में ही देखे थे। तो फॉर्मूला मेरा क्या हो जाएगा, शियर वाला टर्म है वो खत्म हो जाएगा, तो स्ट्रेन एनर्जी मेरा क्या आ जाएगा, स्ट्रेन एनर्जी हाफ इंटू सिग्मा वन इंटू एप्सिलॉन वन, हाफ इंटू सिग्मा वन इंटू एप्सिलॉन वन। सिग्मा वन को हम लोग क्या लिख सकते हैं, इस तरह लिख सकते हैं कि सिग्मा वन बाई ई माइनस म्यू टाइम्स ऑफ सिग्मा टू बाई ई। सिग्मा टू को लिख सकते हैं सिग्मा टू बाई ई माइनस म्यू टाइम्स ऑफ सिग्मा वन बाई ई। तो मेरा इस तरह हो जाएगा फॉर्मूला, ये फॉर्मूला चेंज हो जाएगा इसमें। ये बस कुछ नहीं है, ये फॉर्मूला हाफ इंटू स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन है, हाफ इंटू स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन है, और उसमें हम लोग स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन में शियर स्ट्रेन को जीरो कर दिए इस फॉर्मूला में। इस फॉर्मूला से इस फॉर्मूला में आने में हम लोग शियर स्ट्रेन को खाली जीरो कर दिए, बस शियर स्ट्रेस को जीरो कर दिए, शियर स्ट्रेस को जीरो कर दिए। ठीक है, तो मेरा फॉर्मूला रिड्यूस करके इसमें आ जाता है फॉर्मूला, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो इतना आ जाएगा मेरा फॉर्मूला। 1/2e को कॉमन ले लिए, सिग्मा वन का स्क्वायर प्लस सिग्मा टू का स्क्वायर माइनस 2 म्यू सिग्मा वन सिग्मा टू, ये मेरा फॉर्मूला आ गया। स्ट्रेन एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम जो नॉर्मल स्ट्रेस दिया हुआ है तब का केस में, स्ट्रेन एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम नॉर्मल स्ट्रेस जब दिया हुआ है तब का केस में। ठीक है, आगे देखते हैं हम लोग, आगे देखते हैं। ट्राइएक्सियल स्ट्रेस कंडीशन क्या होता है, ट्राइएक्सियल स्ट्रेस केस में, ठीक है, क्या होता है, ओनली सिग्मा एक्स सिग्मा वाई एंड सिग्मा जेड एग्जिस्ट करता है, टाउ एक्स वाई टाउ वाई जेड और टाउ जेड एक्स सब जीरो होता है। ठीक है, सिग्मा एक्स और सारा स्ट्रेस क्या होगा, अगर सिग्मा एक्स सिग्मा वाई सिग्मा जेड सिर्फ एग्जिस्ट करेगा अगर तो सारा स्ट्रेस जो है प्रिंसिपल स्ट्रेस होगा, सारा स्ट्रेस जो है प्रिंसिपल स्ट्रेस होगा। ठीक है, तो ये हम लोग जो ट्राइएक्सियल स्ट्रेस का केस का बात कर रहे हैं, ये जो स्ट्रेस है ये प्लेन स्ट्रेस कंडीशन नहीं है, ये पूरा 3D का स्ट्रेस का कंडीशन है। किसी भी पॉइंट पे अगर 3 डायमेंशन में हम लोग स्ट्रेस को एनालाइज कर रहे हैं तब ये ट्राइएक्सियल स्ट्रेस कंडीशन है। ठीक है, तो इस तरह उसको रिप्रेजेंट करेंगे कि कोई भी पॉइंट है उसको क्यूबिकल एलिमेंट से रिप्रेजेंट करते हैं 3 डायमेंशन में, क्यूबिकल एलिमेंट से, उसका तीनों फेस में एक्स डायरेक्शन में सिग्मा एक्स है, वाई डायरेक्शन में सिग्मा वाई है और जेड डायरेक्शन में सिग्मा जेड है। और क्या होता है ट्राइएक्सियल कंडीशन में, ट्राइएक्सियल में शियर स्ट्रेस जो होता है, शियर स्ट्रेस सारा प्लेन में वो जीरो होता है, शियर स्ट्रेस जीरो होता है। ठीक है, अब ट्राइएक्सियल का केस में हम लोग देखते हैं कि ट्राइएक्सियल का केस में ट्रांसफॉर्मेशन कैसे होगा, सबसे पहले ही जान लेते हैं। ट्राइएक्सियल के केस में तो ट्रांसफॉर्मेशन जो होगा वो सेम रहेगा जैसे कि हम लोग क्या होता है प्लेन स्ट्रेस कंडीशन में करते हैं, सेम है। ट्राइएक्सियल ट्रांसफॉर्मेशन इज सेम एज डन अर्लियर। क्यों सेम होगा, क्योंकि ट्रांसफॉर्मेशन हम लोग कैसे कर रहे थे, ट्रांसफॉर्मेशन के लिए जब हम लोग कोई भी पॉइंट को रिप्रेजेंट किए थे रेक्टेंगुलर स्क्वायर से रिप्रेजेंट किए थे, स्क्वायर से, फिर एक्स डायरेक्शन में स्ट्रेस दिखाए थे, वाई डायरेक्शन में स्ट्रेस दिखाए थे, और फिर क्या किए थे उसका इक्विलिब्रियम लेके हम लोग निकाले हैं, इक्विलिब्रियम लेके निकाले हैं। एक्स डायरेक्शन में इक्विलिब्रियम लिए हैं, सिग्मा ऑफ एफ एक्स इक्वल टू 0,
डेरिवेशन नहीं दिखाए थे, सिर्फ इस तरह बता दिए थे कैसे एरिया लिए थे, ठीक है। और सिग्मा ऑफ एफ वाई इक्वल टू जीरो, वाई डायरेक्शन में हम लोग लिए थे, फोर्स का समेशन जीरो लिए थे। तो एक्स डायरेक्शन में और वाई डायरेक्शन में फोर्स जीरो करेंगे तो विच इज नॉट अफेक्टेड बाई स्ट्रेस इन जेड डायरेक्शन। जेड डायरेक्शन का स्ट्रेस से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि जेड डायरेक्शन का फोर्स से सिग्मा ऑफ एफ एक्स इक्वल टू जीरो को कोई मतलब नहीं है। सिग्मा ऑफ एफ एक्स इक्वल टू जीरो को जेड डायरेक्शन से कोई मतलब नहीं है। सिग्मा ऑफ एफ वाई इक्वल टू जीरो को जेड डायरेक्शन से कोई मतलब नहीं है। तो फॉर्मूला में कोई चेंज नहीं आएगा। हम लोग जो ट्रांसफॉर्मेशन करेंगे तो उसमें कोई चेंज नहीं आएगा, क्योंकि जेड एक्सिस से कोई मतलब नहीं है। जेड एक्सिस से, जेड एक्सिस में फोर्स हो नहीं हो उससे कोई मतलब नहीं है। लेकिन अगर शियर स्ट्रेस होता, अगर शियर स्ट्रेस होता, जैसे ट्राइएक्सियल का केस है, ट्राइएक्सियल का केस में सिर्फ की जो कंडीशन है, जो ट्रांसफॉर्मेशन है, पूछा ट्रांसफॉर्मेशन वही होगा। लेकिन अगर शियर आता तो फिर चेंज आता, बट शियर विल चेंज। लेकिन अगर उस केस में ट्राइएक्सियल का केस नहीं रहता, ट्राइएक्सियल का केस में ट्राइएक्सियल का केस नहीं रहता और शियर आता, मान लीजिए शियर, इसको क्या बोलते हैं, इस तरह यहाँ पे शियर आता, मान लीजिए शियर क्या है, शियर को बोलते हैं टाउ जेड एक्स बोलते हैं, टाउ एक्स जेड बोलते हैं, टाउ एक्स जेड बोलते हैं। एक्स डायरेक्शन में है, जेड फेस में है एक्स जेड, तो फिर ये इक्विलिब्रियम में फर्क डालता है। इक्विलिब्रियम इक्वेशन सिग्मा ऑफ एक्स इक्वल टू जीरो में चेंज लाता है। इसलिए ये नहीं है तब का बात कर रहे हैं हम लोग, ये जो स्ट्रेस नहीं है तब का बात कर रहे हैं हम लोग, ठीक है। ये स्ट्रेस नहीं है तब का बात कर रहे हैं, ठीक है। अब ट्राइएक्सियल के केस में शियर स्ट्रेस क्या होगा, ट्राइएक्सियल के केस में शियर स्ट्रेस क्या होगा, तो हम पहले भी डिस्कस किए थे। ट्राइएक्सियल के केस में शियर स्ट्रेस कैसे होगा, ट्राइएक्सियल के केस में शियर स्ट्रेस कैसे होगा, शियर स्ट्रेस। तो ट्राइएक्सियल केस में कैसे होगा शियर स्ट्रेस, ऐसा होगा कि हम लोग जब जेड के अबाउट रोटेशन ले रहे हैं तो सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई बाई टू, जब एक्स के अबाउट ले रहे हैं तो सिग्मा वाई माइनस सिग्मा जेड बाई टू, और जब हम लोग ले रहे हैं किसके अबाउट, ये वाई के अबाउट ले रहे हैं तो सिग्मा जेड माइनस सिग्मा एक्स अबाउट टू। इसको पिछला लेक्चर में बहुत अच्छा से डिस्कस किए थे, पिछला लेक्चर को देखिएगा, अगर नहीं समझ में आ रहा है, इसको समझने में दिक्कत है तो। इसका ओरिएंटेशन से मतलब है कि किस मतलब कि हम लोग प्लेन के अबाउट रोटेट कर रहे हैं, ठीक है। तो मैक्सिमम शियर स्ट्रेस इस तरह निकालेंगे। अब हुक्स लॉ देखते हैं ट्राइएक्सियल केस के लिए। ट्राइएक्सियल स्ट्रेस का केस में टाउ एक्स वाई, टाउ वाई जेड, टाउ जेड एक्स सब जीरो है, ठीक है। तो हुक्स लॉ क्या हो जाएगा ट्राइएक्सियल केस में, हुक्स लॉ क्या हो जाएगा ट्राइएक्सियल केस में, सिग्मा एक्स हो जाएगा इस तरीके से, सिग्मा एक्स हो जाएगा इप्सिलॉन एक्स, सॉरी इप्सिलॉन एक्स क्या हो जाएगा, इप्सिलॉन एक्स हो जाएगा, फॉर्मूला जैसा था मेरा, जो फॉर्मूला पढ़े थे हम लोग। तो नॉर्मल स्ट्रेन का जो फॉर्मूला है उसमें हम लोग शियर स्ट्रेन नहीं आता है, तो सारा नॉर्मल स्ट्रेन आ जाएगा, नॉर्मल स्ट्रेन जैसा है, ठीक है। इप्सिलॉन वाई हो जाएगा जिस तरफ है, इप्सिलॉन जेड हो जाएगा। और जो शियर स्ट्रेन है, शियर स्ट्रेन जीरो होगा, क्योंकि शियर स्ट्रेस जीरो है, शियर जो स्ट्रेन है वो जीरो होगा, ठीक है। अगर उसको सॉल्व करेंगे, तीन इक्वेशन है, इप्सिलॉन एक्स, इप्सिलॉन वाई, इप्सिलॉन जेड, और मतलब तीन वेरिएबल मार के इसको रीअरेंज करेंगे तो इस तरह फॉर्मूला आ जाता है। इस तरह मेरा फॉर्मूला आ जाता है किसका, सिग्मा एक्स का। सिग्मा एक्स का फॉर्मूला इस तरह आ जाता है, सिग्मा वाई का आता है उस तरह, सिग्मा वाई का, और सिग्मा जेड का। ये फॉर्मूला उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, उतना इंपॉर्टेंट, इसको नहीं भी याद कर सकते हैं, इसको लिख लीजिए, कभी जरूरत नहीं पड़ेगा इसका, में भी नहीं कभी जरूरत पड़ेगा, ठीक है। आगे देखते हैं हम लोग स्ट्रेन एनर्जी पर ट्राइएक्सियल केस में स्ट्रेन एनर्जी क्या होता है। तो हम लोग को जनरली स्ट्रेन एनर्जी का फॉर्मूला ही है, स्ट्रेन एनर्जी का सभी तरह का, मतलब कि जब स्ट्रेस एग्जिस्ट कर रहा है तो जनरल कंडीशन में स्ट्रेन एनर्जी का ये फॉर्मूला है, स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन, स्ट्रेस टू इंटू हाफ इंटू स्ट्रेस टू इंटू स्ट्रेन। ट्राइएक्सियल केस में टाउ एक्स वाई, टाउ वाई जेड और टाउ जेड एक्स जीरो होता है, तो इसमें जीरो बैठा देंगे, तो ट्राइएक्सियल केस में आ जाएगा फॉर्मूला। तो नॉर्मल स्ट्रेस, नॉर्मल स्ट्रेन, नॉर्मल स्ट्रेस एक्स डायरेक्शन में, नॉर्मल स्ट्रेस वाई डायरेक्शन में, ठीक है, जेड डायरेक्शन में नॉर्मल स्ट्रेस। तो इप्सिलॉन एक्स को क्या लिख देंगे, नॉर्मल स्ट्रेस बाई ई माइनस म्यू टाइम्स ऑफ नॉर्मल स्ट्रेस बाई ई, ठीक है। इस तरह हो जाएगा एक्स वाई और जेड डायरेक्शन में, इस तरह में फॉर्मूला टूट के आ जाएगा, ठीक है। ऐसा हो जाएगा मेरा फॉर्मूला, उसको अरेंज करेंगे, रीअरेंज करेंगे तो इस तरह का आ जाएगा, ई 1/2 ई सिग्मा एक्स स्क्वायर प्लस सिग्मा वाई स्क्वायर प्लस सिग्मा जेड स्क्वायर माइनस 2 म्यू सिग्मा एक्स सिग्मा वाई सिग्मा जेड सिग्मा एक्स, ठीक है। इस तरह का आ जाएगा स्ट्रेन एनर्जी मेरा, ठीक है। इस तरह स्ट्रेन एनर्जी आ जाएगा मेरा,
स्ट्रेन एनर्जी आ जाएगा इस तरह। अगर ठीक है, ट्राइएक्सियल केस में देख लिया स्ट्रेन एनर्जी कैसा होता है, ठीक है। अब स्पेरिकल स्ट्रेस एक केस है, स्पेरिकल स्ट्रेस। तो स्पेरिकल स्ट्रेस जो है वो स्पेशल केस है ट्राइएक्सियल का, ट्राइएक्सियल का स्पेशल केस है। क्या है इसमें डिफरेंस कि सिग्मा एक्स, सिग्मा वाई और सिग्मा जेड तीनों जब का वैल्यू एक हो जाएगा तब उसको स्फेरिकल केस बोलेंगे, स्फेरिकल केस। ये ट्राइएक्सियल का स्पेशल केस है। ऐसा ट्राइएक्सियल में जिसमें कि तीनों नॉर्मल स्ट्रेस एक हो जाए तो उसको बोलेंगे हम लोग स्फेरिकल केस, स्फेरिकल स्ट्रेस का केस है, ठीक है। तो उसमें क्या होता है, सब प्लेन में, सारा प्लेन में, कोई भी अगर हम लोग प्लेन देखें, कोई प्लेन कट करके देखें तो सारा प्लेन में नॉर्मल स्ट्रेस एक ही आता है, ठीक है। सारा प्लेन में नॉर्मल स्ट्रेस एक ही आता है, सारा प्लेन में नॉर्मल स्ट्रेस ही क्या आता है, वो कितना आता है, सिग्मा नॉट आता है। शियर स्ट्रेस हर प्लेन में जीरो आता है, शियर स्ट्रेस हर प्लेन में जीरो आता है। मोहर एवरी पॉइंट, सारा प्लेन जो है वो प्रिंसिपल प्लेन में जाता है, सारा प्लेन प्रिंसिपल प्लेन में जाता है। मोहर सर्कल वो रिड्यूस करता है पॉइंट में, मोहर सर्कल रिड्यूस करता है। अगर हम इसको इस केस में हमको मोहर सर्कल बनाने बोले तो कैसा बनेगा मोहर सर्कल, कैसा बनेगा, इस तरह का, ऐसे बनेगा, ऐसे वो पॉइंट बन जाएगा, पॉइंट बन जाएगा, ठीक है, पॉइंट बन जाएगा, ठीक है, इस तरह का पॉइंट बन जाएगा मोहर सर्कल, ठीक है। और सारा प्लेन में यही नॉर्मल स्ट्रेस रहेगा, शियर स्ट्रेस जीरो रहेगा, ठीक है। और नॉर्मल स्ट्रेन निकालने के लिए बोले तो कितना आएगा नॉर्मल स्ट्रेन, नॉर्मल स्ट्रेन, तो नॉर्मल स्ट्रेन का जो फॉर्मूला है वही लगा देंगे। नॉर्मल स्ट्रेस का फॉर्मूला मेरे पास क्या है, क्या है, इप्सिलॉन एक्स, क्या है, इप्सिलॉन एक्स इक्वल टू सिग्मा एक्स बाई ई माइनस म्यू टाइम्स ऑफ सिग्मा वाई बाई ई माइनस म्यू टाइम्स ऑफ सिग्मा जेड बाई ई। इसमें क्या हमको करना है, सिग्मा एक्स, सिग्मा वाई और सिग्मा जेड को इप्सिलॉन नॉट, सिग्मा नॉट बैठा देना है, सिग्मा नॉट। और तो सिग्मा एक्स मेरा, ये इप्सिलॉन एक्स मेरा इप्सिलॉन नॉट हो जाएगा और ये सब बराबर हो जाएगा तो मेरा आ जाएगा सिग्मा नॉट कॉमन हो जाएगा सब में से और 1 माइनस 2 म्यू डिवाइड बाई ई, ठीक है। इसमें ऐसे चेंज हो जाएगा फॉर्मूला, ये फॉर्मूला ऐसे चेंज हो जाएगा, ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो इस तरह का फॉर्मूला हो जाएगा, इस तरह हो जाएगा फॉर्मूला, ऐसा हो जाएगा। कैसे हुआ समझ में आ गया होगा, ठीक है। वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन मेरा क्या हो जाएगा, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन, तो वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन क्या होता है, इप्सिलॉन भी इक्वल टू तीनों डायरेक्शन में स्ट्रेन का समेशन होता है, तीनों इप्सिलॉन एक्स, इप्सिलॉन वाई प्लस इप्सिलॉन जेड, जो कि 3 इप्सिलॉन नॉट हो जाएगा, ठीक है। और वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन निकाल सकते हैं हम लोग, इप्सिलॉन नॉट का हमको वैल्यू पता है, इप्सिलॉन नॉट का वैल्यू निकाले हम लोग ऊपर में, सिग्मा नॉट बाई 1 माइनस 2 म्यू, तो 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 3 इंटू, ठीक है, 3 से कैसे मल्टीप्लाई हुआ, यहाँ पे 3 इप्सिलॉन नॉट आया, इप्सिलॉन नॉट का वैल्यू डाल दिए, हो गया ये फॉर्मूला। और इप्सिलॉन भी आ गया मेरा सिग्मा नॉट डिवाइड बाई के, क्योंकि हमको पता है के क्या होता है, के होता है ई डिवाइड बाई 3 इंटू 1 माइनस 2 म्यू, ठीक है, के इक्वल टू होता है। तो इसको अरेंज किए हैं, इतना को, इतना पार्ट को मेरा अरेंज किया है, इतना पार्ट को अरेंज किया हम लोग तो के हो गया, तो सिग्मा नॉट बाई के हो गया। के बल्क मॉडुलस है, ठीक है, के क्या है जिसमें के बल्क मॉडुलस है, के बल्क मॉडुलस है। और जो स्फेरिकल स्ट्रेस है उसको हाइड्रोस्टैटिक स्ट्रेस भी बोलते हैं, हाइड्रोस्टैटिक स्ट्रेस मतलब वाटर में जो फोर्स लगता है, वाटर में जो हम लोग कोई भी चीज़ को पानी में डालते हैं तो उसमें जो फोर्स लगता है वो हाइड्रोस्टैटिक स्ट्रेस उसको भी बोलते हैं। और वही होता है क्योंकि हर डायरेक्शन में वाटर में क्या होता है, जैसे पानी में हम लोग, पानी में कोई चीज़ को डाले, पानी में ही वाटर है, मान लीजिए वाटर मेरा, यहाँ पे मान लीजिए कोई चीज़ को डाले हम लोग, कोई रॉड को, तो कोई पर्टिकुलर पॉइंट पे हर डायरेक्शन में प्रेशर सेम होता है, हर डायरेक्शन प्रेशर सेम होता है, तो वो इसीलिए उसको हाइड्रोस्टैटिक स्ट्रेस भी बोलते हैं। किसी भी पॉइंट पे वाटर में प्रेशर हर डायरेक्शन में सेम होता है, इसी को कुछ पास्कल्स लॉ भी बोलते हैं हम लोग, ठीक है, तो इसीलिए उसको हाइड्रोस्टैटिक स्ट्रेस भी बोलते हैं, ठीक है। एंगल ऑफ ऑब्लिगिटी क्या होता है, एंगल ऑफ ऑब्लिगिटी होता है लाइन, एंगल दैट लाइन ऑफ एक्शन ऑफ रिजल्टेड स्ट्रेस ऑन प्लेन मेक्स विद द नॉर्मल टू द प्लेन इज कॉल्ड एंगल ऑफ ऑब्लिगिटी। जैसे मेरा कोई भी स्ट्रेस का कंडीशन दिया हुआ है, कोई भी स्ट्रेस का कंडीशन दिया हुआ है, एक्स डायरेक्शन में मेरा स्ट्रेस है सिग्मा एक्स, वाई डायरेक्शन में सिग्मा वाई है, सिग्मा वाई, और शियर स्ट्रेस मेरा टाउ एक्स वाई लग रहा है। हम इस प्लेन में अगर एंगल ऑफ ऑब्लिक्विटी की बात करें तो इस प्लेन में मेरा नॉर्मल स्ट्रेस है सिग्मा एक्स डैश और शियर स्ट्रेस है टाउ एक्स डैश वाई डैश। तो रिजल्टेंट स्ट्रेस मेरा कितना हो जाएगा, रिजल्टेंट स्ट्रेस मेरा हो जाएगा, दो गो फोर्स परपेंडिकुलर है या दो स्ट्रेस परपेंडिकुलर है, तो रिजल्टेंट का फॉर्मूला आपको पता होगा। रिजल्टेंट का क्या फॉर्मूला था, अंडर रूट कर देते हैं 90 डिग्री के केस में, अंडर रूट ऑफ सिग्मा एक्स डैश का स्क्वायर सिग्मा वाई डैश का स्क्वायर का अंडर रूट, ठीक है। तो रिजल्टेंट आ गया, ये मेरा रिजल्टेंट स्ट्रेस हो गया, ये वाला मेरा रिजल्टेंट स्ट्रेस हो गया।
और रिजल्टेंट स्ट्रेस का एंगल विथ रिस्पेक्ट टू नॉर्मल स्ट्रेस को ही हम लोग बोलते हैं एंगल ऑफ ओब्लिक्विटी, वही लिखा होता है यहाँ पे। तो एंगल दैट लाइन ऑफ एक्शन ऑफ रिजल्टेंट स्ट्रेस ऑन प्लेन मेक्स विथ द नॉर्मल टू द प्लेन इज कॉल्ड एंगल ऑफ ओब्लिक्विटी। ठीक है, उसी को एंगल ऑफ ओब्लिक्विटी बोलते हैं। रिजल्टेंट स्ट्रेस जो एंगल बनाता है नॉर्मल स्ट्रेस के साथ, उसको एंगल ऑफ ओब्लिक्विटी बोलते हैं। तो यहाँ पे अल्फा क्या है, अल्फा है इज कॉल्ड एंगल ऑफ ओब्लिक्विटी। एंगल ऑफ ओब्लिक्विटी होगा यहाँ पे, एंगल ऑफ एंगल ऑफ ओब्लिक्विटी, एंगल ऑफ ओब्लिक्विटी ऑफ प्लेन है। ठीक है, ऐसा होगा, एंगल अल्फा इज कॉल्ड एंगल ऑफ ओब्लिक्विटी ऑफ प्लेन ए। ठीक है, ठीक है, अल्फा एंगल ऑफ ओब्लिक्विटी ऑफ प्लेन ए बी। ठीक है, ये प्लेन ए बी कौन सा है, प्लेन ए बी ये वाला है, प्लेन ए बी ये वाला है, ए बी और ये सी है। तो ए बी का एंगल ऑफ ओब्लिक्विटी है। ठीक है, अब हम लोग ये न्यूमेरिकल देखते हैं। ठीक है ठीक है, जो पहला चैप्टर में जो पहला दिन पढ़े थे क्वेश्चन, उसी का न्यूमेरिकल है। ठीक है, इसको डायरेक्ट हम लोग फॉर्मूला से बनाएंगे। ठीक है, इस फॉर्मूला को डायरेक्ट हम लोग फॉर्मूला से बनाएंगे। ये मेरा स्टेट ऑफ स्ट्रेस दिया हुआ है। ठीक है, किसी भी पॉइंट पे। ठीक है, इस तरह से डायरेक्ट हमको दे दिया है। ठीक है, चेंज करके डायरेक्ट उसको हमको कन्वर्ट करके दे दिया है, स्टेट ऑफ स्ट्रेस किसी भी पॉइंट पे। ऐसे हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, स्क्वायर बना के सिग्मा एक्स सिग्मा वाई टॉ एक्स वाई को। ठीक है, फिगर हमको दे दिया है, हमको खुद से निकालना है। अब डायरेक्ट हम लोग फॉर्मूला से निकालेंगे, डायरेक्ट फॉर्मूला से निकालेंगे। तो निकालते हैं हम लोग, कैसे निकालेंगे। सिग्मा एक्स मेरा क्या है, टेंसाइल लग रहा है, खींच रहा है सिग्मा एक्स डायरेक्शन में। तो सिग्मा एक्स मेरा पॉजिटिव होगा, पॉजिटिव तो 50 हो जाएगा सिग्मा एक्स। सिग्मा वाई मेरा क्या है, कॉम्प्रेसिव है, दबाने की कोशिश कर रहा है, कॉम्प्रेसिव है। तो सिग्मा वाई मेरा क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा, तो -10। और सिग्मा जेड मेरा क्या है, सिग्मा जेड बोले टॉ एक्स वाई मेरा क्या है, टॉ एक्स वाई क्या है। तो हम बताए थे आपको कि वाला केस को क्या लेंगे, न्यूमेरिकल बनाते समय फॉर्मूला डालने के लिए इस केस को क्या लेंगे, पॉजिटिव लेंगे। तो डायरेक्ट पॉजिटिव ले लिया। और उस तरह भी कर सकते हैं कि एक्स फेस में पॉजिटिव डायरेक्शन में पॉजिटिव होगा, तो उस तरीका से भी कर सकते हैं। तो मेरा टॉ एक्स वाई कितना आ गया, टॉ एक्स वाई मेरा 40 आ गया। पहला मेरा क्या क्या पूछ रहा है हमसे, पहला प्रिंसिपल प्लेन पूछ रहा है। तो प्रिंसिपल प्लेन का फॉर्मूला हम जानते हैं, क्या जानते हैं, 10 2 थीटा पी बराबर 2 टाउ एक्स वाई डिवाइड बाई सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई। ठीक है, बैठा देंगे इसमें 2 टाउ एक्स वाई 40, सिग्मा एक्स मेरा कितना है 50 माइनस -10। ठीक है, 50 माइनस 10 2 थीटा पी आ गया मेरा इतना, दैट इज 80 डिवाइड बाई 60। 80 डिवाइड बाई 60 दैट इज 4/3 आ गया मेरा 10 2 थीटा पी। ठीक है, तो 2 थीटा पी बराबर कितना हो गया, 2 थीटा पी बराबर 53.13 डिग्री आ गया। और थीटा पी मेरा इस तरह आ गया, कितना सॉल्व कर सकते हैं कैलकुलेटर से और निकाल सकते हैं। ठीक, 90 डिग्री आ गया। इसमें से 90 डिग्री जोड़ेंगे तो दूसरा प्रिंसिपल प्लेन आ जाएगा। ठीक है, 2 प्रिंसिपल प्लेन होता है, इसमें 90 डिग्री जोड़ेंगे तो दूसरा प्रिंसिपल प्लेन आ जाएगा। 90 डिग्री जोड़ेंगे तो दूसरा प्रिंसिपल आ जाएगा, इतना जाएगा 116.56 डिग्री आ जाएगा। ठीक है, इसमें 90 डिग्री जोड़ेंगे तो। ठीक है, अब अगला मेरा बोला है क्या, अगला मेरा बोला है प्रिंसिपल स्ट्रेस निकालने के लिए। प्रिंसिपल स्ट्रेस का फॉर्मूला जानते हैं, बी तो मेरा प्रिंसिपल स्ट्रेस जो सिग्मा मैक्स और सिग्मा मिनिमम। प्रिंसिपल स्ट्रेस क्या होता है, ऐसा नॉर्मल स्ट्रेस जहाँ पे शियर स्ट्रेस 0 हो, उसका फॉर्मूला हम लोग डायरेक्ट याद करके रखे हैं, कितना है सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई बाई 2 प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई बाई 2 का स्क्वायर प्लस टाउ एक्स वाई का होल स्क्वायर। सिग्मा एक्स मेरा कितना है 50 प्लस -10 बाई 2 प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ 50 माइनस -10 बाई 2 का स्क्वायर प्लस 40 का स्क्वायर।
ठीक है, कितना हो जाएगा मेरा ये 20, ये प्लस माइनस 50 आ जाएगा, निकाल लीजिएगा इसको, कैलकुलेट कर लीजिएगा, नहीं कैलकुलेट कर रहे हैं तो ये मेरा आ जाएगा सिग्मा मैक्स आ जाएगा मेरा। अगर प्लस लेंगे तो सिग्मा मैक्स आएगा और माइनस लेंगे तो सिग्मा मिनिमम आएगा। 70 एम्पियर आ जाएगा मेरा सिग्मा मैक्स, और सिग्मा मिन मेरा आ जाएगा 20 माइनस 50 दैट इज माइनस 30 एम्पियर। ठीक है, मैक्सिमम क्या और क्या निकालना है, मैक्सिमम शियरिंग स्ट्रेस निकालना है, मैक्सिमम शियरिंग स्ट्रेस निकालना है। मैक्सिमम दो ठो निकाल दिए, मैक्सिमम शियरिंग स्ट्रेस और उसका प्लेन में निकालना है, मैक्सिमम शियरिंग स्ट्रेस और उसका प्लेन में निकालना है। और क्या निकालना है, और क्या निकालना है, नॉर्मल स्ट्रेस करस्पॉन्डिंग टू मैक्सिमम शियरिंग स्ट्रेस। ठीक है, उसको भी निकाल लेंगे। तो मैक्सिमम शियरिंग स्ट्रेस मेरा क्या होगा, टाउ मैक्स जिसको बोलते हैं, वो क्या होता है वैल्यू उसका जाए पता है हमको, सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई बाई 2 का स्क्वायर प्लस टाउ एक्स वाई का स्क्वायर। डायरेक्ट फॉर्मूला में डालेंगे डायरेक्ट, 50 माइनस माइनस 10 का स्क्वायर बाई 2, ये ब्रैकेट बंद करेंगे, स्क्वायर लगाएंगे, अंडर रूट है प्लस 40 का स्क्वायर, ये मेरा कितना आ जाएगा 50 आ जाएगा 50। ठीक है, मैक्सिमम जो शियरिंग स्ट्रेस होता है उसका एंगल कितना होता है मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस से, तो हमको मैक्सिमम शियरिंग स्ट्रेस का जो प्लेन होता है, शियरिंग स्ट्रेस का प्लेन होता है 45 डिग्री पे होता है। मैक्सिमम शियरिंग स्ट्रेस प्लेन इज 45 डिग्री टू प्रिंसिपल प्लेन। और प्रिंसिपल प्लेन हमको पता है, प्रिंसिपल प्लेन कितना पे है 26.56 डिग्री पे है, 26.56 डिग्री से 45 जोड़ देंगे, 45 जोड़ देंगे तो आ जाएगा मेरा मैक्सिमम शियरिंग स्ट्रेस वाला प्लेन। ठीक है, 71.56। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। और क्या निकालना है हमको, हाँ और निकालना है कि जहाँ पे मैक्सिमम शियर स्ट्रेस होगा वहाँ पे नॉर्मल स्ट्रेस कितना होगा, जहाँ पे मैक्सिमम शियर स्ट्रेस होगा वहाँ पे नॉर्मल स्ट्रेस कितना होगा, नॉर्मल स्ट्रेस करस्पॉन्डिंग टू मिनिमम शियरिंग स्ट्रेस, मैक्सिमम शियरिंग स्ट्रेस तो कितना होगा हमको पता है, मोहर सर्कल का डायग्राम से, मोहर सर्कल का डायग्राम से हमको पता है कि जहाँ मैक्सिमम शियरिंग स्ट्रेस होता है वहाँ कितना होता है नॉर्मल स्ट्रेस, सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई बाई 2, सिग्मा एक्स प्लस, तो चौथा नंबर मेरा कितना हो जाएगा, सिग्मा एवरेज हो जाएगा वहाँ पे, सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई बाई 2, तो कितना आ जाएगा, कितना हो जाएगा 50 प्लस माइनस 10 डिवाइड बाई 2, 40 बाई 2 20 आ जाएगा। ठीक है, 20 एम्पीयर। ठीक है, मेरा अगला प्रॉब्लम ये वाला है, ये कोई भी मतलब मेरा लीवर है, मान लीजिए लीवर है ए बी डी, ये ए है, ये यहाँ पे है ए, यहाँ ए है, ये बी है और ये डी है, उसमें फोर्स लग रहा है कितना 600 न्यूटन का फोर्स लग रहा है, पी फोर्स लग रहा है 600 न्यूटन का, और यहाँ पे पॉइंट डी पे और मेरा कोई भी पॉइंट एच है, एच यहाँ पे है, बी से 250 की डिस्टेंस है, 250 mm का। ठीक है, और नीचे ए से 100 mm का डिस्टेंस है, वहाँ पे हमको क्या निकालना है, नॉर्मल स्ट्रेस निकालना है, और नॉर्मल स्ट्रेस सिग्मा और शियर स्ट्रेस एट एच निकालना है। ठीक है, और फिर प्रिंसिपल प्लेन फाइंड करना है और प्रिंसिपल स्ट्रेस निकालना है एच पे। ठीक है, मेरे पास ये न्यूमेरिकल है। ठीक है, सॉल्व करते हैं पहले। तो सबसे पहले हम लोग को यहाँ पे स्ट्रेस निकालना पड़ेगा, एच पॉइंट पे कितना होगा नॉर्मल स्ट्रेस और शियर स्ट्रेस। नॉर्मल स्ट्रेस और शियर स्ट्रेस निकालने के लिए हम लोग को वहाँ पे पहले यहाँ पे पता करना पड़ेगा बेंडिंग स्ट्रेस कितना है और कितना टॉर्सन है। और जो बेंडिंग स्ट्रेस फोर्स से कैसे निकालते हैं हम लोग, ये हम लोग आगे के चैप्टर में पढ़ेंगे। यहाँ पे हम लोग डायरेक्ट फॉर्मूला देख लेते हैं उसका। तो ये फोर्स को हम लोग, ये जो मेरा 600 न्यूटन का फोर्स है उसको हम लोग यहाँ शिफ्ट करेंगे, यहाँ शिफ्ट करेंगे, यहाँ शिफ्ट करेंगे अगर, तो मेरा इस पॉइंट के अबाउट, इसको डी को जब बी पे शिफ्ट करेंगे तो मेरा एक ए बी में एक टॉर्सन आएगा। टॉर्सन आएगा, कैसा टॉर्सन आएगा, बी के अबाउट कैसा मोमेंट बना रहा है,
ये फोर्स जो है 6 का बी के अबाउट क्लॉकवाइज मोमेंट बना रहा है, क्लॉकवाइज कैसे रोटेट करने की कोशिश कर रहा है, इसको ऐसे गोल ऐसे रोटेट करने की कोशिश कर रहा है, तो क्लॉकवाइज मोमेंट यहाँ पे आएगा। तो कैसे आएगा क्लॉकवाइज मोमेंट, क्लॉकवाइज मोमेंट कितना आएगा, तो टी क्लॉकवाइज रोटेशन आएगा, सॉरी क्लॉकवाइज रोटेशन, टॉर्सन मतलब आएगा, टॉर्सन बोल सकते हैं, टॉर्सन कितना हो जाएगा 600 फोर्स है, 600 इंटू डिस्टेंस कितना है 0.45, तो कितना हो जाएगा 600 इंटू 0.45 270 न्यूटन पर मीटर का टॉर्क आएगा। ठीक है, बी पे आएगा। जब हम लोग ये फोर्स को उठा के ये 600 वाला फोर्स को बी पे लेके आए, बी से लेके अगर उसको जाएंगे एच पे, बी से लेके जाएंगे एच पे, एच पे तो मोमेंट आएगा, एक मोमेंट आएगा इस तरह का, इस तरीका का मोमेंट आएगा, मोमेंट। ठीक है, इस तरीका का मोमेंट आएगा। ठीक है, मोमेंट आएगा, वो उसका वैल्यू कितना होगा मोमेंट का, तो फिर से वो डिस्टेंस इंटू फोर्स करेंगे, तो मोमेंट कितना हो जाएगा 600 फोर्स है, और कैसे रोटेट कर रहा है मोमेंट, इस तरीके से रोटेट करने की कोशिश कर रहा है क्लॉकवाइज। 600 इंटू डिस्टेंस कितना है 0.25 कितना हो जाएगा वैल्यू 150 न्यूटन मीटर, 150 न्यूटन मीटर। ठीक है, इस तरह का मोमेंट आएगा, क्लॉकवाइज मोमेंट आएगा, और ऐसा रोटेशन आएगा, इस तरह का रोटेशन आएगा, रोटेशन मतलब कि टॉर्क आएगा, ऐसा टॉर्क 270 का टॉर्क आएगा, इस टाइप का, इस टाइप का। ठीक है, ठीक है, टॉर्क और मूवमेंट से कैसे निकालते हैं हम लोग फोर्स, स्ट्रेस कैसे निकालते हैं हम लोग अगला चैप्टर में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो टॉर्क कितना आ गया मेरा, टॉर्क मेरा 150 आ गया, और मोमेंट मेरा आ गया, मोमेंट मेरा टॉर्क मेरा आ गया 170, और ये मोमेंट है, ये मोमेंट है, मोमेंट मेरा आ गया 150 न्यूटन मीटर। ठीक है, 150 न्यूटन मीटर आ गया मोमेंट, और टॉर्क आ गया, कैसे लाया, तो डिस्टेंस को मल्टीप्लाई कर दिया, डिस्टेंस से फोर्स इंटू डिस्टेंस कर दिया। ठीक है, ठीक है, अब तो हम लोग कैसे निकालते हैं मोमेंट से स्ट्रेस, तो जो मोमेंट होता है उसके वजह से, मोमेंट की वजह से मेरा नॉर्मल स्ट्रेस बनता है, इस पॉइंट पे निकालना है, एक्सट्रीम एकदम फाइबर पे, एच पॉइंट पे निकालना है, उसको हम लोग तोड़ दिए, यहाँ से कट करके, यहाँ से कट कर दिए हैं, कट करने के बाद ये डायग्राम बना है, ये मेरा पॉइंट ए है, ये वाला पॉइंट एच है। ठीक है, और फोर्स को रिजॉल्व करते हुए लाएं, इस फोर्स कैसे आया है समझ में आया होगा, ये फोर्स कैसे आया 270 कैसे आया, और ये 150 कैसे आया समझ में आया होगा। ठीक है, तो फॉर्मूला क्या होता है, एम वाई बाई आई होता है, एम वाई बाई आई। ठीक है, ठीक है, तो एम कितना है मेरा 150 है, वाई कितना है, मतलब यहाँ से जो एक्सट्रीम फाइबर से कितना डिस्टेंस है, तो इसका थिकनेस जो है वो 30 mm है, 30 mm, जो रॉड है, जो रॉड है ए बी रॉड, उसका डाया है जो 30 mm है, 30 mm, तो रेडियस कितना हो जाएगा 15, तो 0.15। इस चैप्टर में समझाएंगे, आगे चैप्टर में ये फॉर्मूला समझाएंगे, जब बेंडिंग स्ट्रेसेस इन बीम पढ़ेंगे तो ये वाला फॉर्मूला समझाएंगे अच्छे से, कैसे आया इसे समझ में आएगा ये वाला अच्छा से। ठीक है, उस चैप्टर में डिवाइड बाई आई निकालेंगे, तो आई मेरा होता है पाई d4/64, पाई d4/64, तो ये मेरा नॉर्मल स्ट्रेस आ गया, नॉर्मल स्ट्रेस आ गया मेरा 56.617 MPa। ठीक है, उस तरह हम लोग टॉर्सन जो है, टॉर्सन जो लग रहा है टॉर्सन 270 का, उस वजह से सीयर निकालेंगे, तो टॉर्सन का फॉर्मूला होता है TR/J, TR/J, टी मेरा कितना है 270, आर कितना है यूज कर चुके हैं एक बार 0.015, 30 mm था, 30 mm डायमीटर था, तो उससे मेरा रेडियस आया 15 mm, रेडियस 15, उसको उसी को 0.015 करके लिखे हैं। और टॉर्सन में जब निकालते हैं हम लोग, ठीक है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, तो अलग एक्सिस चेंज हो जाता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया का, दूसरा जो एक्सिस आता है उसकी वजह से आता है, उस चैप्टर में समझाएंगे। ठीक है, और ये आ जाएगा मेरा 50.95 MPa। ठीक है, अब इसका हम लोग देखेंगे डायरेक्शन कैसे देखेंगे, तो इस फोर्स की वजह से, इस फोर्स की वजह से यहाँ पे टेंसाइल लोड बनेगा एच पे, 150 की वजह से। ठीक है, कि टॉप पे टेंशन बनेगा, और इस फोर्स की वजह से वो इस तरह का फोर्स बनेगा, ऐसे सीयर इस तरह ढकेलेगा, तो इस तरह का डायग्राम बन जाएगा, इस ऐसा, यहाँ पे टेंसाइल रहेगा, टॉप टेंसाइल, टेंसाइल, और सीयर ऐसे डायरेक्शन रहेगा, सीयर का डायरेक्शन ऐसे रहेगा। ठीक है, ठीक, ये टेंसाइल फोर्स कैसे हुआ, वो बेंडिंग स्ट्रेसेस मेन चैप्टर में
अच्छा ज़्यादा समझ में आएगा। ये 56.6 और ये हो गया 50.9, ठीक है। तो हम लोग निकाल सकते हैं प्रिंसिपल प्लेन का फॉर्मूला का पता है 10 2 थीटा पी इक्वल टू क्या होता है 2 टाउ एक्स वाई बाई सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई, ठीक है। 2 टाउ एक्स वाई कितना है यहाँ पे, टाउ एक्स वाई 50.9 है, सिग्मा एक्स कितना है, सिग्मा एक्स 0 है, सिग्मा वाई कितना है मेरा 56.6 है और टाउ एक्स वाई कितना है 50.6 है, ठीक है। फॉर्मूला में डाल देंगे तो आराम से आ जाएगा मेरा 2 इंटू 50.9 डिवाइड बाई सिग्मा एक्स 0 है माइनस 56.6, तो मेरा 2 थीटा पी इक्वल टू नेगेटिव है वैल्यू तो नेगेटिव आएगा, थीटा पी 61 डिग्री आया तो थीटा पी मेरा आया 30.5 डिग्री, 30.5 डिग्री, ठीक है। यही आंसर हो जाएगा। और दो होता है एंगल, एक 90 पे होता है मैक्सिमम, एक थीटा पी एक थीटा पी प्लस 90, तो थीटा पी प्लस 90 होगा एक थीटा प्लस 90 जो किया जाएगा माइनस 30.5 प्लस 90 जो होगा 59.5 डिग्री, ठीक है। ये भी कैंसिल हो जाएगा, दो हो जाता है एंगल, ठीक है। और मैक्सिमम अगर निकालना है हमको, मैक्सिमम निकालना है, मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस कितना हो तो उसका पता है, उसका भी फॉर्मूला हमको सिग्मा मैक्स सिग्मा मीन इक्वल टू सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई बाई 2 प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई बाई 2 का स्क्वायर प्लस टॉ एक्स वाई का स्क्वायर। इसमें डालेंगे सिग्मा एक्स सिग्मा वाई तो मेरा आ जाएगा 86 पॉइंट, ये प्लस माइनस है, एक बार प्लस लेंगे माइनस लेंगे, मैक्सिमम के लिए प्लस लेंगे तो मेरा आ जाएगा 86.54 और सिग्मा मिनिमम आ जाएगा मेरा माइनस 29.94, ठीक है। एम्पियर डायरेक्शन में थोड़ा दिक्कत हुआ होगा, इसका डायरेक्शन में इसका डायरेक्शन में कैसे टेंसाइल हुआ और इसका डायरेक्शन में भी दिक्कत हुआ होगा, तो हम लोग अगला जब चैप्टर पढ़ेंगे तब हम बता देंगे अच्छे से, ठीक है। अगला चैप्टर में हम लोग प्लेन स्ट्रेन पढ़ेंगे। थैंक यू।